हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है शिवानी मैम हिंदी साहित्य क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपने अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी आप लोग बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए कल की क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं। हम पढ़े थे आधुनिक काल काव्य खंड प्रकरण 3। ठीक है, प्रकरण 3 का नाम है नई धारा द्वितीय उत्थान। ठीक है, द्वितीय उत्थान यानी द्विवेदी युग कह लीजिए। ठीक है, इसमें जो है द्विवेदी मंडल के अंतर्गत जो है जो कवि आते हैं, यानी कि महावीर प्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरणगुप्त, रामचरित उपाध्याय, पंडित गिरधर शर्मा, नवरत्न, लोचन प्रसाद पांडे आदि कवियों को हमने कल की क्लास में पढ़ लिया था, है ना। अब आज की क्लास जो है वो यहाँ पे देख सकते हैं, द्विवेदी मंडल के बाहर की काव्य भूमि। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है, आप जब प्रकरण 3 नई धारा द्वितीय उत्थान पढ़ेंगे तो वहाँ पे जो है द्विवेदी मंडल के बाहर के काव्य भूमि को भी बताया है। यानी कि कह लीजिए द्विवेदी मंडल के बाहर के जो कवि हैं उनके बारे में जो है यहाँ पे आज की क्लास में हम पढ़ेंगे, जिसमें पहले कवि आएंगे राय देवी प्रसाद पूर्ण, दूसरे हैं पंडित नाथूराम शर्मा शंकर, इनके बारे में पढ़ेंगे। पंडित गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, उसके बाद पंडित राम नरेश त्रिपाठी, स्वर्गीय लाला भगवान दीन, यहाँ पे स्वर्गीय होगा, ठीक है, स्वर्गीय लाला भगवान दीन। उसके बाद जो है पंडित रूप नारायण पांडे, है ना, पंडित सत्यनारायण कविरत्न। ठीक है, इन सभी कवियों को जो है आज की क्लास में हम पढ़ेंगे और ये सारे कवि जो है द्विवेदी मंडल के बाहर के कवि जो है आते हैं। ठीक है, एक बार जो है यहीं पे मैं इन सभी कवियों का जो है ईस्वी में मैं जन्म बता देती हूँ, आप लोग जरूर लिख लीजिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पहले यहाँ पे राय देवी प्रसाद पूर्ण, है ना, राय देवी प्रसाद पूर्ण का जन्म जो है 1868 में है, 1868 ईस्वी में है। ठीक है, लिख लीजिएगा आप लोग ज़रूर एक जगह। ठीक है, उसके बाद जो है पंडित नाथूराम शर्मा शंकर। ठीक है, पंडित नाथूराम, यहाँ पे शंकर होगा, है ना, शंकर, इनका जन्म जो है 1859, है ना, 1859 में। अब आते हैं गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, इनका जो जन्म है 1883। ठीक है, 1883। अब जो है पंडित राम नरेश त्रिपाठी जी का जन्म जो है 1889, है ना, 1889, 1889। अब आते हैं भगवान दीन, लाला भगवान दीन का जन्म जो है 1866, 66। रूप नारायण पांडे का जन्म जो है 1884, 1884 ईस्वी में है ये सभी। ठीक है, पंडित सत्यनारायण कविरत्न का जन्म जो है, इनका जन्म हुआ है, एक मिनट रुक जाइए, इनका जन्म जो है, मुझे कन्फ्यूजन हो रहा है थोड़ा सा, कविरत्न का जन्म, चलिए याद नहीं आ रहा मुझे, अभी याद आएगा तो मैं बता दूंगी यहाँ पे। ठीक है, अभी इतने लोगों का आप लोग यहाँ पे लिख लीजिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सत्यनारायण कविरत्न का जन्म जो है अभी मुझे कन्फ्यूजन हो रहा है थोड़ा सा। ठीक है, तो जैसे याद आता है मैं बताती हूँ। ठीक है, तो ये एक जगह आप लोग लिख लीजिएगा। अब हम चलते हैं आगे क्लास की तरफ। ठीक है, क्लास में आप लोग बने रहिएगा, क्लास पसंद आए तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, जो भी नए स्टूडेंट हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है ना, चलिए। और हाँ, मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है। ठीक है, प्लेलिस्ट जो है हिंदी साहित्य का इतिहास जो है आप सर्च करेंगे शिवानी मैम हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ बाय शिवानी मैम प्लेलिस्ट, तो आ जाएगा सभी। ठीक है, यहाँ से जो हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं, द्विवेदी मंडल के बाहर की काव्य भूमि। शुक्ल जी कहते हैं कि द्विवेदी जी के प्रभाव से हिंदी काव्य ने जो स्वरूप प्राप्त किया, उसके अतिरिक्त और अनेक रूपों में भी भिन्न भिन्न कवियों की काव्यधारा जो है चलती रही। और उसके बाद जो कहते हैं कि कई एक बहुत अच्छे कवि भी हुए, जैसे कि यहाँ पे इन कवियों का नाम यहाँ पे दिया गया है शुक्ल जी के अनुसार, देख सकते हैं। अपने अपने ढंग पर सरस और प्रभावपूर्ण कविता करते रहे। ठीक है, जिनमें मुख्य कवि जो है राय देवी प्रसाद पूर्ण हैं, नाथूराम शंकर शर्मा हैं, और पंडित गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, पंडित सत्यनारायण कविरत्न और लाला भगवान दीन और राम नरेश त्रिपाठी और रूप नारायण पांडे, ये सारे कवि जो है आते हैं। ठीक है, आज की क्लास में हम इनको पढ़ेंगे। चलिए यहाँ से हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कवि यहाँ पे राय देवी प्रसाद पूर्ण। याद रखिएगा, क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि इनमें निम्न में से कौन कवि जो है द्विवेदी मंडल के बाहर के हैं, द्विवेदी मंडल के हैं। ठीक है,
तो इन लोगों को याद करना जो है बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये शुक्ल जी के बुक में भी इनकी सभी चर्चाएँ हुई हैं, इन सभी कवियों की। तो इनको आप लोग ज़रूर याद रखिएगा, डेट ऑफ बर्थ इनका, ठीक है, इनकी सभी रचनाएँ, ठीक है। और जो है मैं सरस्वती पांडे गोविंद पांडे की बुक से जो है पूरी क्लासेस ली हूँ, तो वहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से ट्रिक के माध्यम से बताया है, लेकिन फिर मैं दोबारा अभी क्लास जो है लेने वाली हूँ, ट्रिक के माध्यम से मैं आप सभी को याद कराऊंगी सभी रचनाएं महत्वपूर्ण, ठीक है ना। तो चलिए इसको पहले हम पूरा कर लेते हैं, ठीक है, 1-2 क्लास और होगी इस पर, उसके बाद हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास जो है कम्प्लीट हो जाएगा पूरा, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं हम राय देवी प्रसाद पूर्ण जी को। पूर्ण जी का उल्लेख पुरानी धारा, ठीक है, पुरानी धारा के भीतर हो चुका है। वे ब्रज भाषा काव्य परंपरा के बहुत ही प्रौढ़ कवि जो है माने जाते हैं। ध्यान रखिएगा, राय देवी प्रसाद पूर्ण जो है ब्रज भाषा काव्य परंपरा में आते हैं, ठीक है, प्रौढ़ कवि जो है माने जाते हैं, और जब तक जीवित रहे अपने रसिक समाज द्वारा उस परंपरा की पूरी चहल पहल बनाए रहे, ठीक है। उक्त समाज की ओर से रसिक वाटिका, इनकी जो रचना है रसिक वाटिका, ठीक है, रसिक वाटिका रचना नहीं है, ठीक है, यहाँ पे जो है नाम की जो है पत्रिका निकाली, ठीक है, पत्रिका है रसिक वाटिका, किसकी है, तो राय देवी प्रसाद पूर्ण की है, ठीक है, जिसमें उस समय के प्रायः जो है सब ब्रज भाषा कवियों की सुंदर रचनाएं छपती थीं। उस समय जो है जितनी भी ब्रज भाषाएं में जो कविताएं थी वो जो है छपती थी किसमें, रसिक वाटिका में। किसकी पत्रिका है, राय देवी प्रसाद की, सॉरी राय देवी प्रसाद पूर्ण की, ठीक है। जब संवत 1977 में पूर्ण जी का देहावसान हुआ, उस समय उक्त समाज निर्लंबन साहो जो है हो गया था। अब यहाँ पे देखिए एक पंक्ति दी गई है, रसिक समाजी हवे चकोर चहु और रहे, कविता को पूरन कला निधि कीते गयो, ठीक है, रत्नेश। तो ठीक है, ये पंक्ति को मोस्ट इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप लोग पढ़ लीजिएगा इसको, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। आगे देखिए, आगे शुक्ल जी कहते हैं इनके बारे में कि पूर्ण जी सनातन धर्म के बड़े उत्साही, अनुयायी और अध्ययनशील कवि थे। उपनिषद और वेदांत में उनकी जो है अच्छी गति थी। समाजों के प्रति उनका जो है बहुत उत्साह रहता था, और उसके अधिवेशनों में वे अवश्य कोई न कोई कविता पढ़ते थे, ठीक है। यानी उपनिषद और वेदांत में जो है अच्छी गति थी इनकी, और समाज के प्रति उनका जो है बहुत उत्साह रहता था, और उसके अधिवेशन, कहीं भी कोई अधिवेशन होता था उसमें अवश्य कोई न कोई कविता जो है पढ़ते थे। देश में चलने वाले आंदोलन जैसे स्वदेशी आंदोलन को भी उसकी वाणी प्रतिध्वनि करती थी। भारतेंदु, प्रेमघन आदि प्रथम उत्थान के कवियों के समान पूर्ण जी में भी, यानी अध्यापक पूर्ण सिंह नहीं, राय देवी प्रसाद पूर्ण है ना, राय देवी पूर्ण में भी देशभक्ति और राजभक्ति का समन्वय जो है पाया जाता है, ठीक है। आगे कहते हैं कि बात यह है कि उस समय तक देश के राजनीतिक प्रयत्नों में अवरोध या विरोध का बल नहीं आया, और लोगों की पूरी तरह जो है धड़क नहीं खुली, ठीक है। अतः उनकी रचना में यदि एक स्वदेशी पर द्वेष भक्तिपूर्ण पद मिले, और दूसरी ओर 1911 वाले दिल्ली दरबार के ठाट बाट का वर्णन, तो आश्चर्य न करना चाहिए, ठीक है। तुलना कर रहे हैं शुक्ल जी यहाँ पे राय देवी पूर्ण प्रसाद और जो भारतेंदु मंडल के जो कवि थे उनके, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, प्रथम उत्थान के कवियों के समान पूर्ण जी पहले नूतन विषयों की कविता भी ब्रजभाषा में करते थे। इनकी यहाँ पे कविता दी गई है, ये विगत आलस की रजनी भई, विचुर उधम की छुत छय गई, उदित सूरज है नवभाग को, अरुण रंग भय अनुराग को, तज बिछनन को अब भागिए, भरत खंड प्रजागण जागिए। ये कविता है पूर्ण जी की, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये जो है कविता है, ठीक है। आगे देखिए, इस प्रकार संग्राम निंदा, ठीक है, संग्राम निंदा आदि अनेक विषयों पर उनकी रचनाएं ब्रजभाषा में ही हैं। पीछे खड़ी बोली की कविता का प्रचार बढ़ने पर बहुत सी रचना उन्होंने खड़ी बोली में की, जैसे कि अमलतास, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रचना है अमलतास। अमलतास किसकी रचना है, पूर्ण जी की, अध्यापक पूर्ण सिंह जी की, ठीक है। एक मिनट रुक जाइए आप लोग। ठीक है, उसके बाद है बसंत वियोग स्वदेशी कुंडल, ठीक है। सरस्वती पांडे गोविंद पांडे की बुक में आप पढ़ेंगे तो शायद जो है अमलतास और बसंत वियोग नहीं, बसंत वियोग तो होगा, अमलतास जो है वहाँ पे नहीं दिया गया है, ठीक है, सरस्वती पांडे गोविंद पांडे की बुक में जब आप पढ़ेंगे तो आप लोग लिख लीजिएगा इसको अलग से, ठीक है। अमलतास भी इनकी रचना है, स्वदेशी वियोग भी है, ठीक है।
स्वदेशी वियोग का जो है प्रकाशन वर्ष 1912 है, ठीक है ना। स्वदेशी वियोग नहीं, वसंत वियोग, सॉरी वसंत वियोग, ठीक है। इसका प्रकाशन वर्ष जो है 1912 है ईस्वी में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। स्वदेशी कुंडल आप लोग भली बात परिचित होंगे। स्वदेशी कुंडल मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनकी रचना है स्वदेशी कुंडल, अध्यापक राय देवी प्रसाद पूर्ण की, ठीक है। 1912 में है मेरे ख्याल से, है ना, सॉरी 1912 नहीं, 1910 ईस्वी में, ठीक है, ध्यान रखिएगा जो, ठीक है। तो ये रचनाएं हैं इनकी, अमलतास, वसंत वियोग, स्वदेशी कुंडल, नए सन, ठीक है, नए सन 1910 का स्वागत, ठीक है। स्वदेशी कुंडल यहाँ पे दिया गया है ना ईस्वी में 1910, है ना, का स्वागत। नवीन जो है संवत्सर 1937 का स्वागत, ठीक है, इत्यादि ये सभी रचनाएं जो हैं इनकी हैं, ठीक है। आगे देखिए, स्वदेशी देशोद्धार आदि पर उनकी अधिकांश रचनाएं इतिवृत्तात्मक पदों के रूप में हैं, ठीक है ना। आगे देखिए, वसंत वियोग जो है इनकी बहुत बड़ी कविता है, ठीक है। पूछा जा सकता है कि राय देवी प्रसाद पूर्ण की जो है सबसे बड़ी कविता कौन सी है शुक्ल जी के अनुसार, तो वसंत वियोग है, ओके। आगे देखिए, इसमें जो है कल्पना अधिक सचेष्ट मिलती है, उसमें भारत भूमि की कल्पना एक उद्यान के रूप में की गई है। प्राचीन काल में यह उद्यान सत्वगुण प्रधान तथा प्रकृति की सारी विभूतियों में संपन्न था और इसकी माली देवतुल्य थे, ठीक है। यदि ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये छोड़ दीजिए यहाँ से। अब यहाँ से देखेंगे, ठीक है, अमलतास, ठीक है, अमलतास नाम की छोटी सी कविता, ये छोटी कविता है, ठीक है, अमलतास, ठीक है। अमलतास नाम की छोटी सी कविता में कवि ने अपने प्रकृति निरीक्षण का भी परिचय दिया है। ग्रीष्म में जब वनस्थली के सारे पेड़ पौधे झुलस जाते हैं और कहीं प्रफुल्लता नहीं दिखाई देती, उस समय अमलतास चारों ओर फूलकर अपनी पीत प्रभा फैला देती है। इससे कवि भक्ति के महत्व का संकेत ग्रहण करता है, ठीक है ना। तो अमलतास के बारे में यहाँ पे जो है डिटेल दिया गया है, ठीक है। ये पंक्ति आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पे देख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पूर्ण जी की कविताओं का संग्रह अगर पूछा जाए तो पूर्ण संग्रह के नाम से जो है प्रकाशित हो चुका है, ठीक है। पूछा जा सकता है कि राय देवी प्रसाद पूर्ण की कविताओं का संग्रह कौन सा है, तो पूर्ण संग्रह नाम से ही है, ठीक है, पूर्ण संग्रह के नाम से प्रकाशित हो चुका है। अब यहाँ से उनकी खड़ी बोली की रचना के कुछ उदाहरण दिए जाते हैं, तो ये पंक्ति आप लोग ध्यान रखिएगा। नंद वन का सुना नहीं किसने नाम, मिलता है जिसमें देवों को भी आराम, ठीक है। उसके सब वासी सुख राशि उग्र हुआ यदि उनका भरा, आकर के इस सुकुमार में करते हैं नंदन रुचि त्याग, ठीक है। तो ये पंक्ति राय देवी प्रसाद पूर्ण की है, ठीक है। अब जो है यहाँ पे नेक्स्ट के जो कवि हैं वो हैं पंडित नाथूराम शर्मा शंकर, ठीक है। इनका जन्म मैंने क्या बताया, ईस्वी में मैंने क्या बताया था, 1859 है ना, 1859 ईस्वी में है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इनका जन्म संवत में यहाँ पे दिया गया है 1916, तो 1916 में से 57 आप माइनस करिए तो 1859 जो है निकल के आएगा, ठीक है। और मृत्यु जो है 1989 ईस्वी में, ठीक, सॉरी 1989 में हुआ था, ठीक है। वे अपना नाम शंकर रखते थे, यहाँ से देखेंगे, वे जो है यानी नाथूराम शर्मा जो है अपना उपनाम जो है शंकर रखते थे, ठीक है। तो उपनाम इनका शंकर है और पद्य रचना में अत्यंत सिद्ध हस्त थे। पंडित प्रताप नारायण मिश्र के वे साथियों में थे, ठीक है। पंडित प्रताप नारायण मिश्र के जो है ये मित्र भी थे और उस समय के कवि समाजों में बराबर कविता पढ़ा करते थे। समस्या पूर्ति वे बड़ी ही सटीक और सुंदर करते थे, यानी ये भी जो है समस्या पूर्ति करते थे, ठीक है। जिनसे उनका जो है चारों ओर पदप पगड़ी दुसाले आदि से सत्कार होता था, ठीक है। समस्या पूर्ति करते थे जिसकी वजह से जो है इनका जो है पदप पगड़ी दुसाले आदि से इनका सत्कार होता था, ठीक है। कवि व चित्रकार, यहाँ पे देखिएगा, कवि व चित्रकार, काव्य सुधाधर है ना, रसिक मित्र आदि पत्रों में उनकी अनूठी पूर्तियाँ और
ब्रजभाषा की कविताएं जो है बराबर निकला करती थी। ठीक है। छंदों के सुंदर नपे तुले विधान के साथ ही उनकी उद्भावनाएं भी बड़ी अनूठी होती थी। वियोग का यह वर्णन पढ़िए। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है। ठीक है, ये पंक्ति भी आप लोग ध्यान रखिएगा। वैसे भी शंकर नदी नदीसन के नीरन की भाप वन अंबर ते ऊंची चढ़ जाएगी। शंकर से ही ये प्रतीत हो रहा है कि इनकी पंक्ति है। तो एक बार आप लोग ज़रूर पढ़ लीजिएगा इसको, है ना। यहाँ तक दी गई है। अब यहाँ से हम देखते हैं, ठीक है, इनके बारे में ही है। पीछे खड़ी बोली का प्रचार होने पर वे उसमें बहुत सी अच्छी रचनाएं करने लगे। उनकी पदावली भी कुछ जो है उदंडता लिए होती थी। इसका कारण था कि उनका संबंध आर्य समाज से रहा। ठीक है, आर्य समाज से रहा। इनका संबंध जो है, ध्यान दीजिएगा, एक मिनट आप लोग रुक जाइए। यहाँ पे आप लोग चलिए ठीक है, हाँ, यहाँ से देखेंगे। जिसका कारण यह था कि उनका संबंध जो है आर्य समाज से रहा, जिसमें अधिकांश और सामाजिक कुरीतियों के उग्र विरोध की प्रवृत्ति बहुत दिनों तक जागृत रही। उसी अंतर्वृत्ति का आभास उनकी रचनाओं में दिखाई पड़ता है। गर्भरंडा रहस्य इनकी रचना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। गर्भरंडा रहस्य नामक एक बड़ा जो है प्रबंध काव्य उन्होंने विधवाओं की बुरी परिस्थिति और देव मंदिरों के अनाचार आदि दिखाने के उद्देश्य से जो है इन्होंने लिखा था। अब यहाँ पे पंक्ति है वो जो है गर्भरंडा रहस्य से ही है। ठीक है, तो आप लोग ये पंक्ति आप लोग ध्यान रखिएगा। फैल गया हुड़दंग होलिका की हलचल में, फूल फूल का फाग फला महिला मंडल में, जननी भी तजलाज बनी ब्रजमक्खी सबकी, पर मैं पिंड छुड़ाए जवनिका में जा दबकी। ठीक है, तो ये पंक्ति आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब जो है अगले कवि हैं पंडित गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जी। ठीक है, इनका जन्म मैंने स्टार्टिंग में बता दिया है। ठीक है, आप लोग एक बार देख लीजिएगा। 1883 ईस्वी में। ठीक है, ईस्वी में है गया प्रसाद शुक्ल स्नेही का। ठीक है, और 1972 में जो इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है ना। चलिए इनके बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ये हिंदी के एक बड़े ही भावुक और सरल हृदय कवि थे। ठीक है, ये पुराने और नई दोनों चाल की कविताएं लिखते थे, पुराने और नई दोनों, यानी ब्रज भाषा और खड़ी बोली में। ठीक है, उनकी बहुत सी कविताएं त्रिशूल के नाम से निकली। ठीक है, इनकी जो है गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की बहुत सी कविताएं किस नाम से निकली, तो त्रिशूल के नाम से निकली हैं। ठीक है, उर्दू कविता भी इनकी बहुत ही अच्छी होती थी। इनकी पुरानी ढंग की कविताएं रसिक मित्र, काव्य सुधा निधि और साहित्य सरोवर, ठीक है, आदि में बराबर निकलती रहीं। पीछे इनकी प्रवृत्ति खड़ी बोली की ओर हुई। इनकी 3 पुस्तकें प्रकाशित हुई, प्रेम पचीसी, ठीक है, कुसुमांजलि और कृषक क्रंदन। ठीक है, ये तीनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनकी रचनाएं हैं। ठीक है, यहाँ पे हाईलाइट नहीं कर पाई हूँ मैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है, प्रेम पचीसी, कुसुमांजलि और कृषक क्रंदन, इस दौरान में भी इन्होंने अच्छी सफलता पाई। ठीक है ना, ये तीनों रचनाएं जो है गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की हैं। ठीक है, और इनकी रचनाएं हैं राष्ट्रीय बीड़ा, करुणा कादम्बनी, ये 2 भी रचनाएं हैं। लेकिन इसमें जो रचनाएं मैं उसी की बात कर रही हूँ। ठीक है, अलग से भी इनकी 2 रचनाएं हैं, करुणा कादम्बनी और राष्ट्रीय बीड़ा। ओके, चलिए अब आते हैं राम नरेश त्रिपाठी, बहुत ही महत्वपूर्ण कवि हैं ये। ठीक है, त्रिपाठी जी का जन्म भी खड़ी बोली की कवियों में बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। यानी पंडित राम नरेश त्रिपाठी जी का नाम भी खड़ी बोली के कवियों में बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। भाषा की सफाई और कविता की प्रसादपूर्ण पर इनका बहुत जोर रहता था। काव्य भाषा के लाघव के लिए कुछ कारक चिन्हों और संयुक्त क्रियाओं के कुछ अंतिम अवयवों को छोड़ना, जैसे कर रहा के स्थान पर कर रहा या करते हुए के स्थान पर करते, ठीक है, ये नहीं समझते। ठीक है, इनके बारे में ये पूरा बताया शुक्ल जी बता रहे हैं। ठीक है, इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन इसको पढ़ लीजिए आप लोग। ठीक है, समझ विकसित रहेगी
किसी कवि के बारे में आप पूरा डिटेल जानेंगे तो उनके अगर उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो आप बहुत आराम से कर ले जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए शुक्ल जी कहते हैं इनके बारे में कि कार्य क्षेत्र के जिस स्वाभाविक स्वच्छंदता रोमांटिसिज्म का आभास पंडित श्रीधर ने दिया था, उसके पथ पर चलने वाले द्वितीय उत्थान में जो है त्रिपाठी जी दिखाई पड़े हैं। ठीक है, इनकी रचना देखिए, मिलन, पथिक और स्वप्न नामक इनके तीनों काव्य खंडों में इनकी कल्पना ऐसे मर्म पथ पर चलती है। ठीक है, तीनों जो है काव्य खंड है इनके। ठीक है, मिलन, पथिक और स्वप्न, ऐसे याद कर लीजिएगा। मुझसे जो है स्वप्न में मिलने कौन आया? पथिक। ठीक है, या पथिक जो है स्वप्न में मिलने आया, ऐसे याद कर लीजिएगा तो याद रहेगा। ठीक है, जिस पर मनुष्य मात्र का हृदय स्वभावतः ढलता आया, ऐतिहासिक और पौराणिक कथाओं के भीतर न बंधकर अपनी भावना के अनुकूल स्वच्छंद संचरण के लिए कवि ने नूतन कथाओं की उद्भावना की है। ठीक है, यहाँ से देखिए, देशभक्ति की जो भावना भारतेंदु के समय चली आती थी, उसे सुंदर कल्पना द्वारा रमणीय और आकर्षक रूप त्रिपाठी जी ने ही प्रदान किया। त्रिपाठी जी के उपर्युक्त तीनों काव्य देशभक्ति के भाव से प्रेरित हैं। इनकी जो रचना है त्रिपाठी जी की, ठीक है, मिलन, पथिक और स्वप्न, ये तीनों जो रचनाएं हैं वो देशभक्ति के भाव से प्रेरित हैं। ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे इनके पथिक में। ठीक है, पथिक जो रचना है इसके बारे में बता रहे हैं। पथिक में दक्षिण भारत के रम्य दृश्यों का बहुत विस्तृत समावेश है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस प्रकार इनके स्वप्न में, ठीक है, स्वप्न में जो है उत्तराखंड और कश्मीर की सुषमा सामने आती है। प्रकृति के किसी खंड के संश्लिष्ट चित्रण की प्रतिभा इनमें अच्छी है। सुंदर अलंकारिक साम्य खड़ा करने में भी इनकी कल्पना प्रवृत्ति होती है, पर झूठे आरोपों द्वारा अपनी उड़ान दिखाने का वैचित्र खड़ा करने के लिए नहीं। ठीक है, अब ये स्वप्न के बारे में यहाँ पे जिक्र करते हैं। शुक्ल जी कहते हैं, स्वप्न नामक खंड काव्य तृतीय उत्थान काल के भीतर लिखा गया। तृतीय उत्थान काल के भीतर यानी छायावाद के भीतर, ठीक है, लिखा गया, जबकि छायावाद नाम की शाखा चल चुकी थी। ठीक है, जब स्वप्न नामक जो खंड काव्य है त्रिपाठी जी का, वो तृतीय उत्थान काल के भीतर लिखा गया, लेकिन कहते हैं जबकि छायावाद की शाखा जो है पहले चल पड़ी थी। ठीक है, चल चुकी थी, इससे उस शाखा का भी कहीं रंग, इससे जो है उस शाखा का भी रंग कहीं कहीं उसके भीतर झलकती है। ठीक है, इसकी शाखा यानी छायावाद नाम की शाखा। ठीक है, इनकी ये पंक्ति है, प्रिय की सुधि सो ही सरिता, सो ये सरिताएं ये कानन कांतर सुसज्जित, मैं तो नहीं किंतु है मेरा हृदय किसी प्रियतम से परिचित, जिसके प्रेम पत्र आते हैं प्रायः सुख संवाद सन्निहित। ठीक है, इनकी पंक्ति जो है रामनरेश त्रिपाठी की, इनकी पंक्तियों में जो है ध्यान रखिएगा, प्रेम पत्र, ठीक है, प्रेम पत्र, हृदय और प्रियतम, ठीक है, मतलब प्रेम से रिलेटेड जो है शब्द ज़्यादा आएंगे। ठीक है, तो इससे भी आप लोग पहचान सकते हैं। नहीं विश्वास है तो आप इनकी पंक्तियाँ पढ़ के देखिएगा। सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे की बुक में पूरी पंक्ति इनकी दी गई है, वहाँ पे देखिएगा प्रेम शब्द ज़्यादा यूज़ हुआ है। ठीक है, यूज़ नहीं बोल सकते हैं, सॉरी, प्रेम शब्द जो है ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे भी देख सकते हैं आप, चारु चंद्रिका से अवलोकित विमल मोदक सरसी के तट पर बैरगंध से शिथिल पवन के कोकिल का आलाप श्रवण कर, और सरक आती समीप प्रमदा करती हुई प्रतिध्वनि, द्रवित हृदय द्रवित होता सुनकर शशि कर छूकर या चंद्रमणि। ठीक है, ये सभी पंक्तियाँ जो हैं उनकी हैं, रामनरेश त्रिपाठी की। ठीक है, ये जो पंक्ति है सारी ना यहाँ से लेकर वहाँ तक जो अभी आगे भी हमने पढ़ा वो स्वप्न से है, स्वप्न जो इनकी रचना है उससे है, और ये जो है पथिक से है। ठीक है, छति प्रति क्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंग निराला, रवि के सम्मुख थिरकी रही नभ के वारिद माला, नीचे नील समुद्र मनोहर ऊपर नील गगन है, घन पर बैठे बीच में विचरूं यही चाहता मन है। ठीक है, सिंधु विहंग तरंग पंख को फड़का कर प्रतिक्षण में है निमग्न नित भूमि अंक के सेवन में क्षण रक्षण में। ये पथिक रचना से है, ये पंक्तियाँ जो है पथिक रचना से हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है,
अब ये जो है पंक्ति जो है इनकी फुटकल है, फुटकल पंक्तियाँ हैं, ठीक है। अब जो है कवि कौन है, स्वर्गीय लाला भगवान दीन, इनके बारे में पढ़ेंगे। दीन जी के जीवन का आरंभिक काल उस बुंदेलखंड में व्यतीत हुआ जहाँ देश की परंपरागत पुरानी संस्कृति अभी बहुत कुछ बनी हुई थी, ठीक है। शुक्ल जी कहते हैं कि लाला भगवान दीन के जीवन का प्रारंभिक काल उस बुंदेलखंड में यानी बुंदेलखंड में जो है व्यतीत हुआ जहाँ देश के परंपरागत पुरानी संस्कृति अभी बहुत कुछ बनी हुई थी, ठीक है। उनका रहन सहन बहुत सादा और उनका हृदय सरल और कोमल था। उन्होंने हिंदी के पुराने काव्यों का नियमित रूप से अध्ययन किया, ठीक है। यानी लाला भगवान दीन जो है हिंदी के पुराने काव्यों का जो है इन्होंने नियमित रूप से अध्ययन किया था। इससे वे लोगों से इस कारण जो है वे लोगों से कुढ़ते थे, ठीक है। कुढ़ते थे यानी जो है मतलब कुढ़ना यानी जलन करना या नाराज होना इस टाइप का होगा, है ना। कुढ़ते थे, जो किससे कुढ़ते थे, कौन से लोगों से, यहाँ पे देखिएगा, जो परंपरागत हिंदी की कुछ भी जानकारी प्राप्त किए बिना, यानी हिंदी की जो परंपरागत हिंदी की कुछ भी बिना जानकारी किए बिना ही केवल थोड़ी सी अंग्रेजी शिक्षा के बल पर हिंदी कविताएं लिखने लग जाते थे, उनसे ये कुढ़ते थे, उनसे जो है ये गुस्सा होते थे, जलते थे, ठीक है। बुंदेलखंड में शिक्षित वर्ग के बीच और सर्वसाधारण में भी हिंदी कविता का सामान्य रूप से प्रचार चला आ रहा था। ऋतुओं के अनुसार जो त्यौहार और उत्सव रखे गए उनके आगमन पर वहाँ के लोगों में अब भी प्रायः वही उमंग दिखाई देती है। विदेशी संस्कारों के कारण वह मारी नहीं गई है, ठीक है। यहाँ से देखिए शुक्ल जी कहते हैं कि लाला साहब वही उमंग भरा हृदय लेकर छतरपुर काशी में आ रहे। हिंदी शब्द सागर के संपादकों में वे भी थे, हिंदी शब्द सागर, ठीक है। हिंदी शब्द सागर के संपादकों में जो है लाला भगवान दीन का नाम भी आता है, ध्यान रखिएगा। पीछे हिंदू विश्वविद्यालय, ठीक है, पीछे हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी के अध्यापक हुए, ठीक है। हिंदी साहित्य की व्यवस्थित रूप से शिक्षा देने के लिए काशी में उन्होंने एक साहित्य विद्यालय खोला जो उन्हीं के नाम से अब तक बहुत अच्छे ढंग पर चला जा रहा है, ठीक है। इन्हीं के नाम पे वो विद्यालय है, ठीक है। कविता में वे अपना उपनाम जो है दीन रखते थे, ठीक है। पूछा जा सकता है कविता में अपना उपनाम कौन दीन रखता था, तो लाला भगवान दीन, ठीक है। लाला जी का जन्म संवत 1923 में हुआ था, ठीक है। इनका जन्म जो है 1923 में हुआ था और मृत्यु जो है 19 संवत में, ठीक है, 1987 में, ठीक है, जुलाई 1930 में हुई थी। पहले वे ब्रज भाषा के पुराने ढंग की कविता करते थे, पीछे लक्ष्मी के संपादक हो जाने पर खड़ी बोली की कविताएं लिखने लगे। ध्यान रखिएगा लाला भगवान दीन जो थे पहले ब्रज भाषा के पुराने ढंग की कविता करते थे, फिर लक्ष्मी पत्रिका का संपादक हो जाने पर जो है ये खड़ी बोली में जो है कविताएं लिखने लगे। खड़ी बोली में उन्होंने वीरों के चरित्र को लेकर बोलचाल की कड़कड़ाती भाषा में जो सीली रचना की है। खड़ी बोली की कविताओं का तर्ज उन्होंने प्रायः मुंशियाना ही रखा, ठीक है। वहाँ या छंद भी उर्दू ही रखते थे और भाषा में चलते अरबी फारसी शब्द भी आते हैं। नए ढंग के उनके काव्य जो है 3 यहाँ पे देखिए, वीर छत्राड़ी, इनकी रचना है वीर छत्राड़ी, वीर बालक, वीर पंचरत्न, तीनों वीर से है तो आप लोग आसानी से याद कर सकते हैं, वीर छत्राड़ी, वीर बालक, वीर पंचरत्न, ठीक है ना। लाला जी पुराने हिंदी काव्य और साहित्य के अच्छे मर्मज्ञ थे। बहुत से प्राचीन काव्यों की नए ढंग की टीकाएं करके उन्होंने अध्ययन के अभिलाषियों का बड़ा उपकार किया। रामचंद्रिका, कवि प्रिया, दोहावली, कवितावली, बिहारी सतसई आदि पर इन्होंने टीकाएं भी लिखी थी, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए इनकी फुटकल कविताओं का संग्रह अगर पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा नवीन बीन या नदी में दीन, ठीक है, नवीन बीन या नदी में दीन, इनकी फुटकल रचनाओं का संग्रह है ये। अब आते हैं नेक्स्ट कवि रूप नारायण पांडे। चलिए इनके बारे में पढ़ते हैं। रूप नारायण पांडे जी ने यद्यप ब्रज भाषा में बहुत कुछ कविता की है, इन्होंने भी ब्रज भाषा में जो है बहुत सारी कविताएं की हैं, पर इधर अपनी खड़ी बोली की कविताओं के लिए ही ये अधिक प्रसिद्ध रहे, ठीक है। प्रसिद्धि इनको किससे मिली, खड़ी बोली की कविताओं के लिए। इन्होंने बहुत उपयुक्त
विषय कविता के लिए चुने हैं और उनमें पूरी रसात्मकता लाने में समर्थ हुए हैं। इनके विषय के चुनाव में ही भावुकता टपकती है, जैसे दलित कुसुम, वन विहंगम, आश्वासन। ठीक है, इनकी कविताएं हैं। इनकी कविताओं का संग्रह जो है पराग नाम से है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। रूपनारायण पांडे की कविताओं का संग्रह किस नाम से प्रकाशित हो चुका है? तो पराग के नाम से। ठीक है, पांडे जी की वन विहंगम, ठीक है, वन विहंगम नाम की कविता में हृदय की विशालता और सरसता का बहुत अच्छा परिचय मिलता है। इनकी जो अगली रचना है दलित कुसुम, ठीक है, दलित कुसुम की अन्योक्त भी बड़ी हृदय ग्राहिणी है। संस्कृत और हिंदी दोनों के छंदों में खड़ी बोली को इन्होंने बड़ी सुघड़ाई से ढाला है। ठीक है, ये इनकी जो है यहाँ पे पंक्ति दी गई है, एक बार आप लोग देख लीजिएगा पंक्ति को। ठीक है, अब अगले जो कवि हैं वो हैं पंडित सत्यनारायण कविरत्न। पंडित सत्यनारायण कविरत्न यह जो है खड़ी बोली की खरखराहट, ठीक है, देखिए शुक्ल जी इनके बारे में ऐसे लिखते हैं, खड़ी बोली की खरखराहट जो तब तक बहुत कुछ बनी हुई थी के बीच जो है वियोगी हरि के समान, यानी वियोगी हरि के समान स्वर्गीय पंडित सत्यनारायण कविरत्न, ठीक है, का जन्म जो है 1636 और मृत्यु जो है 1636 कह रही हूँ 1936, ठीक है, संवत में, और मृत्यु जो है 1975 में। ठीक है, कि ब्रज भाषा की मधुर वाणी सुनाते रहे। रीति काल के कवियों की परंपरा पर न चलकर वे या तो भक्ति काल के कृष्ण कवियों के ढंग पर चले। ठीक है, याद रखिएगा सत्यनारायण कविरत्न जो है रीति काल के कवियों की परंपरा पर न चल के ये जो भक्ति काल के जो कृष्ण कवि थे उनकी परंपराओं पर ये चले। ठीक है, अथवा भारतेंदु काल की नूतन कविता की प्रणाली पर। ब्रज भूमि, ब्रज भाषा और ब्रजपति का प्रेम उनके हृदय की संपत्ति थी। ठीक है, ब्रज की अतीत दृश्य उनकी आंखों में फिरा करते थे। इंदौर के पहले साहित्य सम्मेलन के अवसर पर मुझे ये मिले थे शुक्ल जी को ये कहाँ मिले थे? इंदौर के पहले साहित्य सम्मेलन के अवसर पर मुझे ये मिले थे, शुक्ल जी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, पूछा जा सकता है कि कविरत्न जो है शुक्ल जी को कहाँ मिलते हैं, तो ध्यान दीजिएगा इंदौर के पहले साहित्य सम्मेलन पर। ठीक है, वहाँ की अत्यंत काली मिट्टी देख करके वो बोले यह मिट्टी तो हमारे कन्हैया खाते हैं। ठीक है, यानी कृष्ण जी के भक्त थे। ठीक है, अंग्रेजी की ऊंची शिक्षा पाकर भी उन्होंने अपनी चाल ढाल ब्रज मंडल के ग्रामीण भोले मानसों पर ही इन्होंने रखा। ठीक है, यहाँ से देखिए बाल्यकाल से लेकर जीवन प्रयत्न तक आगरे के 1.5 कोस पर ताजगंग के पास जो है धांधुपुर गांव में ही रहे। उनका जीवन क्या था? जीवन की विषमता का एक छटा हुआ दृष्टांत था। उनका जन्म और बाल्यकाल, विवाह और गृहस्थ सब एक दुख भरी कहानी से जो है संबद्ध खंड है। वे थे ब्रज माधुरी के पगे जीव। उनकी पत्नी थी आर्य समाज के तीखेपन में पली महिला। इस विषमता से जो है कहते शुक्ल जी, इस विषमता की विरसता बढ़ती ही गई और थोड़ी ही अवस्था में कविरत्न जी की जीवन यात्रा समाप्त हो जाती है। ठीक है, यहाँ से देखेंगे ब्रज भाषा की कविताएं वे छात्रावस्था में ही जो है लिखने लगे थे, यानी जब बालक थे, जब पढ़ रहे थे तभी जो है ब्रज भाषा की कविताएं जो है लिखने लगे थे। वसंतागमन की पर वर्षा के दिनों में वे रसिए आदि ग्रामीण अपढ़ ग्रामीणों में मिलकर निसंकोच जो है गाते थे। सवैया पढ़ने का ढंग उनका ऐसा आकर्षक था कि सुनने वाले मुग्ध हो जाते, यानी सवैया गाते थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखेंगे उत्तर रामचरितम, मालती माधव के अनुवादों में श्लोकों के स्थान पर उन्होंने बड़े मधुर सवैये रखे हैं। ठीक है, उत्तर रामचरितम और मालती माधव के अनुवाद इन्होंने किया है। ठीक है, इनका अनुवाद किया है। श्लोकों के स्थान पर उन्होंने सवैया को रखा है, मधुर सवैया को। ठीक है, मैकाले के अंग्रेजी काव्यखंड होरेशस का इन्होंने पद्य अनुवाद किया था। उन्होंने जो है कविरत्न ने बहुत पहले किया था। ठीक है, कविरत्न की बड़ी कविताओं में प्रेम कली और भ्रमर दूत विशेष उल्लेख योग्य है। ठीक है,
कविरत्न की बड़ी कविताओं में जो है प्रेम कली है और भ्रमरदूत है। ठीक है, भ्रमरदूत में यशोदा के द्वारका में जा बसे हुए कृष्ण के पास संदेश भेजा गया है। ठीक है, किसमें? भ्रमरदूत में। उसकी रचना नंददास के भ्रमर गीत के ढंग पर की गई है। यानी जो भ्रमरदूत जो रचना है, जो कविता है कविरत्न की, उसकी रचना जो है नंददास के भ्रमर गीत के ढंग पर की गई है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। इसकी विशेषता क्या है? इसमें जो है यशोदा के द्वारका में जा बसे हुए कृष्ण के पास संदेश भेजा गया है भ्रमरदूत में। ठीक है, पर अंत में देश की वर्तमान दशा और अपनी दशा का भी हल्का सा आभास कवि ने दिया है। ठीक है, अब याद रखिएगा आप लोग, भ्रमर गीत जो है नंददास का है और भ्रमरदूत यहाँ पे कविता किसकी है? कविरत्न की है। ठीक है ना। चलिए, अब यहीं पे क्लास समाप्त होती है। अब जो है अगली जो क्लास होगी वो होगी प्रकरण 3 पे। ठीक है, तृतीय उत्थान पे। ठीक है, उसमें हम छायावाद के कवियों को पढ़ेंगे। तो आशा करती हूँ आज की क्लास आप सभी को जो है समझ में आई होगी। ठीक है, अच्छे से आप लोग जो है पढ़ लीजिएगा, नोट्स बना रहे हैं तो बना लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी क्वेश्चन हो, पूछना हो या कुछ भी आपको क्वेरी हो आपके लिए, तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे बता सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे आप लोग मुझसे पूछ लीजिएगा। कोई PDF चाहिए तो उसके लिए भी आप लोग मेरे से बातचीत कर सकते हैं। जो है वहाँ पे मैसेज का जो मैंने चैट जो है वो ओपन रखा है। ठीक है, आप सभी के लिए। ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।